देखते हैं। हाँ, देखिए, बिजनेस बजटिंग है ना, इसमें क्या है, क्या बताया जा रहा है कि हमारा जो बजट हम तैयार कर रहे हैं ना उसके बारे में मेनली। तो हम लोग जानते हैं बजट क्या हो जाता है। हम लोग जब रुपीस टर्म्स में बनाते हैं अपना खर्चा और जो हमारा इनकम होगा उसको देखते हैं, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, रुपी फॉर्म में या मॉनेटरी फॉर्म में जब उसको हम बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बजट। ठीक है, तो इसका बजट, बजट में आपको क्वेश्चन भी लिखवा देते हैं ना इसका, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए, तो बजट में एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट, उसको क्या बोला जाता है, बजटिंग। नेक्स्ट पेज में देखिए, एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट इज कॉल्ड बजटिंग। ठीक है, तो उसको बनाते हैं जो बजटिंग हो गया। और एक और है इसमें डिफरेंस बताया गया है एस्टिमेट, फोरकास्ट और बजट में। ठीक है, तो एस्टिमेट, ठीक है, देखिए, बिजनेस बजटिंग हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, पहला हो गया क्या, एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या हो गया, अनुमान, सिंपल में हम बता दे रहे हैं। हाँ, आप वहां से रीड भी कर लीजिएगा जो अनुमान हम लोग लगाते हैं। फोरकास्ट क्या हो गया कि हम लोग जो अनुमान लगा रहे हैं इसका असर, असर क्या होगा, मतलब थोड़ा आगे का भी सोच लेना। ठीक है, वो कि मटेरियल का जैसे प्राइस बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, इस तरह का जब हम लोग सोचने लगते हैं। यहाँ तो बस अनुमान कि प्राइस बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, उसका क्या असर पड़ेगा, ऐसा ये फोरकास्ट। बजट, जब इसी चीज को हम लोग लिखित रूप में करते हैं तो उसको क्या बोलने लग जाते हैं, बजट। ठीक है, लिखित फॉर्म में, ठीक है, रिटर्न में, तो वो क्या कहलाता है, बजट। ठीक है, फोरकास्ट को जितना भी हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, बजट हो गया। अब देखिए इसमें फिर डिफरेंस है वो फोरकास्ट और बजट में, तो उसको भी आप देखिएगा, है ना, कुछ पॉइंट्स देख लीजिएगा। फिर पर्पस या ऑब्जेक्टिव या फंक्शनिंग ऑफ बजट है, तो जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं प्लानिंग में हेल्प करता है बजट। फिर कोऑर्डिनेशन, पहले बजट तैयार होता है तब ना कि इस तरह से आपको काम करना है। फिर कंट्रोल में मदद करता है, क्योंकि बजट रहेगा तब ना हम लोग कोई चीज़ कंट्रोल करेंगे कि इसको हम, तभी हम अपना ऑब्जेक्टिव को पा सके। फिर एडवांटेजेस है, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप लोग कर लेंगे अब, है ना, क्या होता है बजट बनाने का, क्या होता है नहीं। कोई भी डाउट रहेगा तो आप बाद में भी हमको व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग फिर लिखा हुआ है, क्या जरूरी है इसमें, है ना, सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट होना चाहिए, साउंड फोरकास्टिंग, सही से आप बजट बनाइए, मतलब सोच समझ के। ठीक है, गुड बिजनेस पॉलिसीज, ठीक है, तो ये सब कर लेंगे। ठीक है, फिर प्रिलिमिनरीज लिखा हुआ है, क्या जरूरी है इंस्टॉलेशन से पहले बजट सिस्टम का। तो क्रिएशन ऑफ बजट सेंटर्स है। ठीक है, हमको बजट सेंटर अगर हम तय कर दे कि ये देखे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा बजट के बारे में, ठीक है, तो उससे सहूलियत रहेगा। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हम अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ठीक रखे। ठीक है, फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट कमिटी, कमिटी ही बना दे जो कि उस चीज को अच्छे से हेड करे, देखे, है ना, कि जैसे हम लोग कॉलेज में फेस्ट होता है तो अलग अलग कमेटी बनती है तब ना सब वो सब चेक होता है ना, कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सर्टिफिकेट कमेटी भी बनता है बनती है। ठीक है, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो इसमें दिया है, इससे बेटर चार्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर बजटरी कंट्रोल में दिया, वहां से आप करिएगा। फिर प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग लिखा हुआ है, तो गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज है। ठीक है, तो वो गाइडलाइन हम लोग बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स एंड फोरकास्ट है। ठीक है, कि एस्टिमेट फोरकास्ट देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं अलग अलग ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट का, ये सब। ठीक है, फिर प्रिपरेशन ऑफ टेंटेटिव बजट, और लास्ट में फाइनल बजट बन जाता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बजट है, देखिए बहुत जरूरी है क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। हाँ, कि तो ऑन द बेक कि क्या क्या भाग में इसको बांटा गया है, लिखा हुआ है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स को जब हम लोग देखते हैं तो अलग अलग टाइप्स हो सकता है, और स्कोप ऑफ बजट्स होता है कौन कौन सा, लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, करेंट बजट। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सेल्स, प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपिटल, कैश, मास्टर, फाइनेंशियल। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट, और
अदर बजट्स में परफॉर्मेंस बजट और जीरो बेस बजट। ठीक है, तो अलग अलग है, तो इसको जरूर आप देखिए। कोई भी बजट जिसका हम बना रहे हैं उसका हल्का सा देख लीजिए क्या होता है उसके अंदर, थोड़ा ही सा, उससे समझ में आ जाएगा, नाम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखिए कुछ इलस्ट्रेशंस भी आपको बता दे इस चैप्टर के लिए। सर इससे तो थ्योरी आया है दोनों ही सर। जरूरी नहीं है ना, कुछ भी आ जाएगा। देखिए फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट आपके, हाँ फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट आपके सिलेबस में है, सेल्स और प्रोडक्शन ये सब भी लिखा हुआ है ना सर। तो आज क्या आएगा, आया हुआ है तो तो है, लेकिन आ तो कुछ भी सकता है ना, तो 100% अगर करके रहने से ज्यादा अच्छा होता है। देखिए हम सिंपल में बता देते हैं, है नहीं हार्ड, सिंपल है। देखिए पहला इलस्ट्रेशन में क्या बोला गया है, सेल्स बजट आपको बनाने बोला गया है, क्या करेंगे। आप ही सोचिए, सेल्स बजट है मतलब क्या, आपका सेल्स कितना हो रहा है, बस इसी का आपको बस स्टेटमेंट बना देना है, वही क्या हो गया सेल्स बजट। अब देखिए पहला क्वेश्चन में जैसे प्रोडक्ट पी और क्यू का बताया हुआ है, बोला गया कि इसका सेलिंग प्राइस ये रहेगा, रहेगा असल में नहीं है ना, या मतलब अभी क्योंकि तो बजट बना रहे हैं ना, कि उनको लॉस हो जाता है, जो भी इनका पी और क्यू का लिखा हुआ है, टोटल भी बताया हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस से पता चलता है कि लगभग 3% का लॉस हो जाता है टोटल रिवेन्यू का हर ईयर। क्यों, 2% रिटर्न के कारण और 1% बैड डेट के कारण, तो 2% और 1% दोनों का ही लॉस होता है पी और क्यू का। तो देखिए बस आपको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपका टोटल देखिए पी का अलग अलग क्वार्टर के लिए आप अलग अलग बना लेंगे, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, थ्री और फोर्थ क्वार्टर। तो इसके लिए टोटल सेल जो है प्रोडक्ट पी का आप देखिए कितना है, 1000 और दाम कितना रहेगा, 10 रुपया। तो पहला क्वार्टर में कितना हो गया, 1000 इंटू 10 कितना हो गया, 10,000। ठीक है, तो ये 10 एक क्वार्टर का बस बताएंगे आपको, अपने आप सब सब तो सही बनेगा। फिर क्यू का भी लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्यू का कितना है 800, और 800 इंटू 20 है, तो 800 इंटू 20 कितना, ये आप वर्किंग में दिखाइएगा, यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ पे बस सिर्फ अमाउंट लिखिए। 800 इंटू 20 कितना हो गया, 16,000। टोटल कितना हो गया, 26,000। ये क्या हो गया आपका टोटल पैसा जो आएगा, टोटल रिवेन्यू। अब लॉस के बारे में बताया हुआ कि लॉस भी होगा कुछ, तो कितना 2% होगा टोटल रिवेन्यू का। टोटल रिवेन्यू क्या है यार, 26,000। 2% इसका निकालिए, अब कितना हो गया 520, और 1% भी लिखा हुआ है। 1% जब आप निकालिएगा तो 1% कितना आया, 260। ठीक है, क्लियर है, बोलिए सबको। यस सर। देख रहे हैं यस ना, सर। हाँ एकदम सिंपल है, बस कॉमन सेंस वाला चीज है, समझ गए एकदम हो जाएगा। तो ये इस दोनों को टोटल किए, तो यहाँ लिखा हुआ 780, तो ऊपर ऊपर है 26,000। गुड इवनिंग अलका, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपका जो डाउट होगा हम अभी पूछेंगे आपसे, तो बताइए। 780 है। ठीक है, तो नेट सेल्स रिवेन्यू कितना आ गया हमारा, नेट सेल्स रिवेन्यू 26,000 माइनस इतना, क्या है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है लॉस हो जाएगा, तो कितना हो गया 25,220। तो यही हो गया नेट सेल्स रिवेन्यू। क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को कम से कम देखिएगा, सिंपल सिंपल हम बता दे रहे ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, इसी तरह देखिए फिर है क्या, प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन के लिए जब बन रहा है, सबसे मेन बजट ना इसको बोला जाता है, सेल्स वाले को। क्यों, क्योंकि ये बाकी सब चीज को भी इफेक्ट करने लग जाएगा, क्योंकि सेल्स के बेसिस पे ही ना हम लोग, हमको कितना पैसा आएगा किससे पता चलेगा, सेल्स से ही पता चलेगा। तो बाकी बजट पर ये असर डालता है, इसलिए बोला जाता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे डिफिकल्ट बजट है बनाने के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो यस यस यस। सर। इस क्वेश्चन को जरूर से करिएगा, एकदम जरूर से, कुछ है भी नहीं अभी आप देख लिए, खाली बस क्या किए, रिवेन्यू ऊपर में निकाले, माइनस जितना एक्सपेक्टेड है कि नहीं मिलेगा वो सर हटा दिए। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्शन बजट भी सिंपल है, वो भी कर लेते हैं। प्रोडक्शन बजट के लिए ना लॉन्ग, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो लंबा दिया हुआ है, हम आपको शॉर्ट में ये बता देते हैं। आइए तो लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है उसका सेकंड नंबर में आइए, लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सेकंड नंबर आ गए, और जाइए आगे।
प्रोडक्शन बजट लिखा हुआ है। आ गए? बोलिए, आ गए? लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सेकंड नंबर में। यस सर। हाँ, देखिए सिंपल में समझ लीजिए। ये रहा, देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ब्लैक बोर्ड का फिगर? यस सर। देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन देखिए पहले क्या बताया है, लिखा हुआ प्रोडक्शन बजट बना दीजिए 6 महीना का, एंडिंग ये फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको एस्टिमेटेड स्टॉक दे दिया गया 1 अक्टूबर को, क्लोजिंग स्टॉक बोला गया इतना रहेगा, डिजायर्ड है इतना होना चाहिए, और बजट सेल्स कितना लिखा हुआ है, 50,000। अब देखिए, जैसे आप इसमें ही देखिए, स्क्रीन में ही देखिए, ओ हम लोग कैसे निकालते हैं प्रोडक्शन, कैसे कितना करना है कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो फॉर्मूला है इसके लिए क्या, अगर आपका बाकी सब दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं ना ओपनिंग प्लस क्या होता है, ओपनिंग में अगर हम ऐड करेंगे प्रोडक्शन या परचेजेस, है ना, माइनस क्लोजिंग इक्वल टू क्या होता है, सेल्स, है ना। तो यहाँ सब चीज दिया हुआ है देखिए, तो हमारा सेल्स दिया हुआ है, बजटेड सेल्स, लिखिए कॉपी में लिख लीजिए ताकि आसान रहे आपको, पेज नंबर भी आप दे दीजिएगा अपने बुक का, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिएगा, पेज नंबर दे दीजिए, आंसर लिखिए। क्या करना होगा, देखिए इसको वर्किंग नोट में आप लिखिएगा, क्या होगा लिखिए, प्रोडक्शन सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन, बजट और ईडी लगा दीजिए, बजटेड प्रोडक्शन लिखिए। सर आपका आवाज ओके इको सर। हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा। अभी अभी ठीक है? तो बोलिए सर। अभी ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, हम थोड़ा और इसको ठीक कर देते हैं ना, रुकिए। बाकी लोग बोलिए, तो अभी ठीक है क्या, कि चेंज करना है कि चाहिए हमको कुछ? अभी ठीक है सर। ठीक है, हाँ वो फोन थोड़ा सामने हम रख दिए थे इसलिए वो दिक्कत हो रहा था। चलिए देखिए, तो प्रोडक्शन सेल्स प्लस क्लोजिंग लिखिए, सिंपल में लिखिए, इक्वेशन क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, ऐसे लिखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस परचेजेस, परचेजेस, या इसको क्या बोल सकते हैं, स्लैश दीजिए, प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन या तो परचेज करिए या प्रोडक्शन करिए, परचेजेस या प्रोडक्शन स्लैश प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल्स, लिख लिए, लिख लिए। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस स्लैश प्रोडक्शन, या तो परचेज कर रहे हैं या प्रोडक्शन, दोनों होगा तो दोनों ही प्लस कर देंगे, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल्स, लिख लिए। यस यस सर। सर। अब बताइए, इस क्वेश्चन में 50,000 हमारा एक का बताएंगे तो उससे ही सब क्लियर हो जाएगा, 50,000 ए का सेल्स दिया हुआ है, हाँ बस इक्वेशन में बस इसको पुट कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 18,750, और ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 12,500, तो इधर साइड बस परचेजेस या प्रोडक्शन रहेगा, परचेजेस तो है नहीं, प्रोडक्शन बजट बोला गया तो प्रोडक्शन बस रहेगा, और बाकी सब राइट साइड चल जाएगा, प्लस माइनस होके कितना आ जाएगा, 56,250, ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, एक साइड रखिए प्रोडक्शन को, इक्वल टू कर लीजिए, क्या करिएगा, 50,000 प्लस
18,750 माइनस 12,500 कर लिए। इक्वल टू 56,250। 56,250 क्लियर है। क्लियर है। यस सर। अभी इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। देखिए तो आंसर में सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, प्रोडक्शन बजट ऊपर फॉर 6 मंथ एंडिंग 31/3/18 या जो भी डेट है आपका, एक साइड प्रोडक्ट्स और क्या फॉर अक्टूबर टू मार्च 18, ए का कितना है बी का कितना है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन बजट मतलब ये क्या हुआ कि आप सोचे हुए हैं कि 50,000 हम सेल कर देंगे, मेरा इतना रहेगा क्लोजिंग, इतना है ओपनिंग, तो मेरा कितना प्रोडक्शन करना है। तो बताइए प्रोडक्शन कितना करना है वो भी कहाँ से पता चला हमको, ये सब फिगर से हम तय किए। मतलब देखिए सेल्स का कितना बड़ा रोल है, सेल्स है तभी ना कितना प्रोड्यूस करना है वो पता चलेगा। सेल्स बजट कैसे बनता है, पहले आप सोचेंगे कितना मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा, कितना डिमांड है कंज्यूमर का मेरे प्रोडक्ट्स के लिए, उसके बेसिस पे ही सेल्स बजट बनाओ। सेल्स बजट के बेसिस पे, क्योंकि अब तय है कि इतना बजटेड मेरा सेल्स रहेगा, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन बजट और बाकी सब बजट भी बनता है। क्लियर है ये क्वेश्चन, बोलिए प्रोडक्शन बजट क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, मटेरियल बजट में आइए इलस्ट्रेशन 3 में। मटेरियल बजट में देखिए क्या क्या करना है हमको, मटेरियल कितना हमको चाहिए होगा, उसके लिए हम मटेरियल बजट बनाएंगे। हाँ तो क्वेश्चन में देखिए बताया गया है, सेल्स डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वो रिपोर्ट करते हैं कि अगले ईयर वो एक्सपेक्ट करते हैं वो सेल करेंगे 60,000 यूनिट्स एक प्रोडक्ट का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या क्या फिगर दी है उनको कि दो तरह का मटेरियल है ए और बी जो कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर में लगता है। हर एक यूनिट प्रोडक्ट का 2 यूनिट ऑफ ए, ठीक है, ए मतलब जो रॉ मटेरियल है ए, उसका 2 यूनिट लगेगा और बी का 3 यूनिट लगेगा। फिर क्या बोला जा रहा है, एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस जो है शुरुआत में नेक्स्ट ईयर का वो कितना कितना रहेगा, तो 12,000, 15,000 और 18,000। ठीक है, तो ये बता दिया गया ओपनिंग बैलेंस, एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में ये। फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा नेक्स्ट ईयर के एंड में। ठीक है, तो वो बताया जा रहा है 18,000, 12,000 और 27,000। और बोला जा रहा है मटेरियल बजट बना दीजिए अगले साल के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसी जैसा अभी हम लोग किए थे उसी का फॉर्मूला लगभग लग जाएगा। हाँ तो यहाँ पे आपको ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया गया है और कितना यूनिट आपको चाहिए, कितना यूनिट चाहिए डिजायर्ड लिखा हुआ था ऊपर में। देखिए सबसे पहला में 60,000, एक प्रोडक्ट का 60,000 यूनिट आप बेचना चाह रहे हैं ना। तो बताइए 60,000 यूनिट आप बेचेंगे तो उसको बनाने के लिए मटेरियल चाहिए ना, है कि नहीं। चाहिए सर। चाहिए ना, हाँ देखिए तो हमारा यहाँ मटेरियल कितना कितना चाहिए हमको, है ना। तो प्रोडक्शन बजट हम देख रहे हैं कितना, तो फिनिश प्रोडक्ट जैसे यहाँ बताया हुआ बुक में ही देखिए सॉल्यूशन में 66,000 यूनिट्स है और मटेरियल रॉ मटेरियल ए और बी है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि इस जितना आपको बनाना है उसके एक यूनिट बनाने के लिए दो, ये दो लगता है और बी का कितना लगता है 3। तो 66,000 बनाने के लिए कितना लगेगा, इंटू इंटू 66,000, 2 इंटू इतना, क्योंकि 2 यूनिट ऑफ ए लगता है। तो कितना हो गया 1,32,000 और इसका 3 यूनिट लगता है तो ये कितना हो गया 1,98,000। ठीक है, इतना इतना लगेगा तब जाके ये बनेगा। अब आपका इतना इतना ये लगेगा,
ये तो है, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इन सब का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, ये तो क्वेश्चन में लिखा है ना, ये परचेज करना होगा, क्योंकि बना तो आप रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल थोड़ी ना बना रहे हैं। तो इस केस में रॉ मटेरियल आपको खरीदना होगा। और अभी हम लोग देखिए फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेजेस या प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे, यहाँ रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं हम लोग, कितना चाहिए होगा, इतना 66,000 बनाने के लिए, प्लस ठीक है माइनस क्लोजिंग, तो क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, कितना मेरा यहाँ पे क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया ना, या कंजम्पशन या परचेज यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, कितना हमको चाहिए होगा ना, तो कंजम्पशन जैसा बोल सकते हैं, कितना कंज्यूम हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग निकाले ही 1,32,000, ये कंज्यूम हो जाएगा 198। अब इसको जब हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, अपना इस इक्वेशन में, तो देखिए यहाँ से भी ऐसे भी एक एक करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस इतना तो हमको चाहिए प्रोडक्शन के लिए 66,000 बनाने के लिए, प्लस लिखा हुआ है ना क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा, देखिए ये लिखा हुआ डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आर, तो ए के लिए कितना बोला गया, 12,000। ठीक है, तो ए का है 12,000, तो 12,000 प्लस कर दीजिए ए में। ठीक है, कितना हो गया, तो इसका कितना, ये हो गया 1,44,000, मतलब इतना आपका मटेरियल रहना चाहिए। तो ऑलरेडी अभी है कितना आपका मटेरियल, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है आपका, देखिए क्वेश्चन में कितना है, 15,000 ना, शुरू में ही लिखा 15,000, तो इतना तो ऑलरेडी है, तो इतना तो नहीं खरीदना पड़ेगा, तो ये क्या कर देंगे, ये माइनस। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 1,29,000, और इसमें और तो कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, इतना आपको खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी इक्वेशन भी डायरेक्ट लगा देते हैं, क्या हो रहा है देखिए, परचेज करने के लिए क्या करते हैं, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा क्लोजिंग, और ओपनिंग क्या हो जाएगा माइनस, तो वही ना यहाँ किए, क्लोजिंग को किए प्लस, ओपनिंग को किए माइनस, तो क्या आ गया, परचेज आ गया। ठीक है, और जो इसका फिनिश्ड गुड का लिखा हुआ है उसको आप छोड़िए, वो उसका जो लेफ्ट साइड में एक्सप्लेनेशन है कि माइनस प्लस, उसको हमको ध्यान नहीं देना है, हमको तो मेन रॉ मटेरियल को निकालना था ना, मटेरियल बजट हम बना। क्लियर हो गया सबको, बोलिए। यस सर। सिंपल में फिर से एक बार रिवीजन करा दो, देखिए 66,000 प्रोडक्ट बनाना है, उसमें क्वेश्चन में लिखा है 2 यूनिट लगेगा ए का, 3 यूनिट लगेगा बी का, तो निकालिए कितना कितना ए और बी लगेगा। फिर क्लोजिंग कितना मेंटेन करके रखना है, वो भी क्वेश्चन में दिया, 12,000 क्लोजिंग करना है, तो इसको जोड़ लिए, बी का बाद में आप कर लीजिएगा, तो वो 1,40,000 हो गया। ओपनिंग कितना है, इतना ऑलरेडी है, तो इतना तो नहीं खरीदना पड़ेगा, तो खरीदना कितना पड़ेगा, 129,000। ठीक है, एक का। ठीक है, आगे चलिए, तो ये हो गया इसका, फिर उसी तरह सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन वाला बजट है, तो ठीक है, आप बस उस आंसर देख लीजिए, को एग्जाम में आएगा ना, कॉमन सेंस का मेनली यूज करिएगा, और शुरू में मत बनाइएगा, क्योंकि आप पूरा अच्छा से नहीं पढ़ के जा रहे, तो ये क्वेश्चन आप सोच सकता है, आप उस पर टाइम लीजिएगा, बनाना भी है तो देखेंगे बाद में, हाँ, तो लेकिन सिंपल आ जाए जैसा अभी हम लोग डिस्कस किए या ये, तो वो कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका परसों ही एग्जाम है, तो इसलिए उतना इम्फेसिस नहीं कर रहे हैं कि एकदम प्रैक्टिस करके एकदम ऐसे करके जाइए, लेकिन कुछ जिसको बोल रहे हैं, जिसको करवा रहे हैं, उसको कम से कम आप देख लीजिए कि ये आए तो मिस ना हो जाए। फिर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट देख लीजिए, इलस्ट्रेशन 5 में क्या है, सेल्स लिखते हैं ऊपर, और फिक्स्ड ओवरहेड जितना आया वो, और वेरिएबल ओवरहेड वो, दोनों आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, पहले वेरिएबल भी फिक्स्ड भी, इसमें कुछ हो नहीं। ठीक है, तो टोटल ये हम लोग बना लिए। ठीक है, टोटल सेलिंग तो इतना खर्च हो रहा है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों को जोड़ दिए बस। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आगे बढ़िए, देखिए कैश बजट में आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिकल भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसका आने का बहुत ही चांस है, प्रैक्टिकल का हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल का बहुत आने का चांस है इसका। ठीक है, थ्योरी भी इसका, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, थ्योरी और प्रैक्टिकल किसका, कैश बजट का, ये इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, तो कैश बजट किस लिए है, मेनली हम अपना कैश का पोजीशन देख सके, ठीक है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देख सके कितना है, तब ना हम आगे उससे डिसाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, कितना कैश रिसीट होगा, कितना कैश पेमेंट होगा, उसके बारे में
हमको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में अगर हम हैं और कैश अगर हम ठीक से नहीं संभाले ना तो बिजनेस बंद तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप अपना सही टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे, सही टाइम पे चीज जो जरूरी चीजें हैं वो नहीं ले पाएंगे अगर आपका कैश मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है तो। इसलिए कैश बजट भी बनता है ना, कि हम देख सके क्या रहेगा मेरा कैश का पोजीशन अलग अलग टाइम में। ठीक है, तो मेथड्स क्या क्या है? मेथड है, पहला मेथड, ठीक है, पहला मेथड है रिसीट एंड पेमेंट मेथड, बुक में आप लोग देखिए। हाँ, फिर एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, और फिर लास्ट है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। ठीक है, लास्ट प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। अब इजी है, देखिए रिसीट एंड पेमेंट हमेशा याद रखिएगा, कॉमन सेंस ही वाला चैप्टर है ये, कॉमन सेंस बस लगाइए। रिसीट एंड पेमेंट है, इसका फॉर्मेट देखिए बुक में, कैश बजट लिखा हुआ है ऐसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वाला रिसीट एंड पेमेंट वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये वो सबसे ज्यादा ये। तो कैश बजट है, देखिए पहले क्या लिखते हैं हम लोग, ओपनिंग लिखते हैं, फिर जो पीरियड का है जनवरी फरवरी जो भी, वो हो गया, फिर रिसीट्स कितना आप रिसीव किए, और फिर पेमेंट्स कितना आप पेमेंट किए, तो लास्ट में क्या आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस, टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट। ओपनिंग कितना था और रिसीट क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस कितना पेमेंट किया, तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग। ठीक है, तो अब इसका एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 में देखिए। ठीक है, क्या है, मंथ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है मंथली सेल्स दिया हुआ है एस्टिमेटेड, क्या चीज का, एक कंपनी का, अलग अलग मंथ्स के बारे में फिर इंफॉर्मेशन है, और फिर बताया जा रहा है कि कितना कितना अमाउंट लगभग आपका रहेगा, फरवरी में सेल्स कितना होगा, मार्च में, अप्रैल में। फिर बताया गया है अगर 50% सेल्स का अगर रियलाइज कर लेते हैं आप नेक्स्ट मंथ में, देखिए नेक्स्ट मंथ में आप रियलाइज कर रहे हैं एक मंथ का सेल अगले मंथ में 50%, और बैलेंस इन द नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब 50% आप नेक्स्ट में किए और फिर कितना बचा, 50% और बचा ना, इन द नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, वो आप एक एक महीना छोड़ के फिर अगले महीना में। ठीक है, तो क्या होगा, कैश कलेक्शन कब लिखा, कब, अप्रैल मई और जून में। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, जैसे कैलकुलेशन ऑफ कैश कलेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, कैश कलेक्शन कितना कितना कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, 7th वाला हम लोग देख रहे हैं। देखिए तो मंथ आ गया हमारा यहाँ, है ना, फेब्रुवरी का। ठीक है, सेल्स कितना लिखा हुआ है, 80,000। अब कैश वाला जो चीज है यहाँ लिखा हुआ है, कैश बैलेंस कितना कितना है। हाँ, तो अप्रैल, बताइए फरवरी के बाद क्या आता है, फरवरी, बोलिए, मार्च। मार्च। जून सर। अरे फरवरी के बाद मार्च ना। ठीक है, देखिए सॉरी सर। कोई बात नहीं, गलत सुनाई दिया होगा। देखिए तो 80,000 है यहाँ, है ना, और क्वेश्चन में लिखा है 50% सेल्स रियलाइज होता है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ में। हाँ, तो फरवरी का कितना दिया हुआ है, 80,000 है, और कैश कलेक्शन हमारा हो रहा है, हम लोग बना कब से कब तक रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं अप्रैल मई और जून का, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो फरवरी का 50% कितना हो गया, 40,000, वो कब मिल गया होगा हमको, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ कौन हुआ होगा, मार्च। क्लियर हो गया, बोलिए क्लियर है। यस सर। लेकिन मार्च का तो हमको बनाना यस नहीं है। सर। हाँ, मार्च का लेकिन हमको बनाना नहीं है, इसलिए वो तो नहीं आया, तो और कितना बचा, 40,000। तो एक 40,000 तो मार्च में हो गया, तो मार्च का हम लोग बना नहीं रहे। फिर एक 40,000 लिखा हुआ है, उसके लिए क्या लिखा है, नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ तो कौन है, मार्च, और फिर नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो इसी मंथ के नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या हो गया, अप्रैल। तो 40,000 कब फिर मिला आपको, बाकी का 40,000 ये सेकेंड वाला अप्रैल में। क्लियर है, बोलिए सबको। यस सर।
यस अब तो सर। हाँ, अब देखिए मार्च का कितना है 90,000। तो कब 50% कब मिल रहा है नेक्स्ट मंथ में, तो मार्च का नेक्स्ट मंथ तो यही अप्रैल होता है। कितना हो गया 45,000। फिर नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ तो क्या आ गया मई आ गया 45,000। अब क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो बस ऐसे ही करेंगे, लास्ट में टोटल हो गया इसका। इसका तो ये सिंपल वाला था, इसीलिए ऐसा इस तरह का भी आ सकता है पर क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में इसको और देख लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं करना सही नहीं लग रहा है। ठीक है, कर ही लेना बेटर है। तो आप देख लीजिए, क्योंकि है भी वैसा सिंपल ही है, कॉमन सेंस से ही बन रहा है। अब देखिए लिखा हुआ है 11th में, आइए तो इसमें आपको पूरा पोजीशन दिखेगा, इसलिए 11th। देखिए 11th में बताया गया है कि आपको बजट, कैश बजट बनाना है। क्वार्टर दिया हुआ है जून 30 2018, मंथ वाइज है। ठीक है, एक्चुअल और बजट का इसमें फिगर्स दिया हुआ है अलग अलग चीजों के लिए, सेल्स, परचेज, वेजेस, एक्सपेंसेस, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया। 60% ऑफ सेल्स एंड परचेजेस आर फॉर कैश। तो 60% जो है वो कैश का है, मतलब 40% किसका है, क्रेडिट का। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो इसी तरह हर क्वेश्चन को बस आपको समझना है बोल क्या रहा है क्वेश्चन। अब बोला गया कैश बजट बना देना है, तो कैश बजट का सबसे पहले फॉर्मेट बना दीजिए। फॉर द क्वार्टर एंडिंग पर्टिकुलर्स लिखिए, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून। और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, रिसीट्स। ठीक है, तो रिसीट्स में आप देखिए ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है किसका, फॉर कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है तो यही चल जाएगा। ओपनिंग कहाँ से आया, एक बार आइए तो देखिए क्वेश्चन के सबसे लास्ट में ही लिखा हुआ है कैश बैलेंस ऑन अप्रैल 2018 वॉज 1500। ठीक है, तो ओपनिंग का ही बात कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम लोग क्या मानेंगे ओपनिंग, क्योंकि अप्रैल से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 1500 यहाँ आ गया। अब हम लोग जानते हैं रिसीट्स लिखते हैं। अच्छा, यहाँ रिसीट्स में ओपनिंग लिखा, हम लोग ऊपर ना लिखते हैं ओपनिंग, अभी देखिए तो फॉर्मेट में है ना। क्लियर है? रिसीट्स के ऊपर लिखिएगा। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन में के जैसा नहीं करना है जो फॉर्मेट, क्योंकि ओपनिंग है तो रिसीट कहाँ से आ गया। ठीक है, ऊपर में लिख लेंगे हम लोग, और 1500 अमाउंट तो लिखेंगे ही अप्रैल में। फिर क्या लिखा हुआ है, कैश सेल्स है ना। कैश सेल्स हुआ है कितना परसेंट, 60%, क्योंकि उसी को कैश में मिला है। तो 60% को हम लोग शो कर देंगे। कुछ लिखा हुआ है क्या कब मिला है, ये नहीं। तो अप्रैल का जो भी है वो अप्रैल में ही शो कर देंगे। कितना है अप्रैल में, देखिए तो 8500, 8500 का 60% लिख लीजिए। 8500 ब्रैकेट में, आप लोग समझने के लिए बाद में तो वर्किंग नोट में आप इसको दिखा। तो 60% कितना हो गया, 5100। क्लियर है सबको, बोलिए। यस Yes. सर। अब कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है, तो देखिए डेटर्स के लिए कुछ लिखा हुआ है, सप्लायर्स आर पेड आफ्टर 1 मंथ एंड क्रेडिट सेल्स। देखिए क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड आफ्टर 2 मंथ्स। तो ये किसके लिए होता है, डेटर के लिए, क्योंकि क्रेडिट सेल तो सेल तो आपका है ना। तो डेटर से आप कलेक्ट कर रहे हैं कब, लिखा आफ्टर 2 मंथ्स, 2 मंथ के बाद। तो जो अप्रैल का होगा, अप्रैल में। ठीक है, तो जून में कलेक्ट कर रहे होंगे। देखिए तो एक बार सेल आप कितना किए हैं अप्रैल में, 8500 ना। 8500 किए हैं आप सेल, उसका 40%, डेटर तो 40% हुए। ठीक है, तो 40% कितना हुआ, 8500 का 40% करिए। 8500 का 40, 20 का 0 2, 32 34, कितना हो गया 34। 8500 था ना, और ये कितना परसेंट था, 40%। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3400। ठीक है, तो 3400। ठीक है, 3400 आपका कलेक्ट कब होगा, लास्ट में। ठीक है, 2 मंथ के बाद। 400 सर। हाँ देखिए लिखा हुआ है ना जून में, देखिए 3400 मिला। मिल गया सबको, कैश रिसीट फ्रॉम Yes, sir. डेटर। हाँ, इसी तरह से हम लोग करेंगे, बाकी सब भी चीज है।
देखिए एक चीज लेकिन मेन जो इसमें अलग चीज है, बाकी तो आप समझ जाएंगे अब देखिए वेजेस, अच्छा इसको हम एक पहला एक पूरा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए कैश परचेजेस है, कैश परचेजेस है, लिखा हुआ है सप्लायर्स आर पेड आफ्टर 1 मंथ। तो जो क्रेडिट वाला होगा उनका 1 मंथ के बाद पेमेंट हो रहा है, मतलब मेरी तरफ से जाएगा। लेकिन लिखा हुआ है ना 60% क्या है, कैश सेल्स भी कैश में है और परचेजेस भी कैश में है। तो टोटल परचेजेस है कितना, देखिए तो क्वेश्चन में परचेजेस कितना है अप्रैल के लिए, 300, 3000, हाँ है ना। तो यस परचेज, सर। तो परचेजेस है यस तीन सर। हजार हाँ 3000 इंटू कितना करेंगे 40%, कितना हो गया 3000 का 40%, सॉरी 60%, कैश तो 60% है ना, कितना हो गया 1800। देखिए 1800 लिखा है ना कैश परचेज में। क्लियर है सबको, बोलिए कैश परचेज। यस सर। यस साथ सर। साथ में आप लोग भी अमाउंट लिखते जाइए ताकि आपको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगे, ठीक है। अब देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर, 1 मंथ के बाद जो पेमेंट हो रहा है, तो अप्रैल वाला जो है उसका सेल कब हुआ होगा, मार्च में, है ना। तो उसका आप अभी कलेक्ट कर रहे होंगे। क्या लिखा हुआ इसमें, कितना है पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो 40% जो है वो तो हम अभी पेमेंट कर दिए होंगे, परचेजेस का तो हो गया कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिट, क्रेडिट परचेज, ठीक है। कितना है 2500, 2500 का 40%, ठीक है। देखिए मार्च वाला जो हमारा परचेज है क्वेश्चन में, देखिए मार्च वाला परचेजेस 2500, हम 2500 का खरीदे थे। तो उसका लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना कि सप्लायर्स आर पेड आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। तो उधार कितना रह गया होगा, 60% तो हम उसी समय पेमेंट कर देते हैं कैश वाला। उधार कितना रह गया होगा 2500 का 40%। तो इस बार हम पेमेंट कर रहे हो कितना आएगा 1000। क्लियर है सबको, 60% तो उसी मंथ मार्च में ही हो गया होगा, 2500 का पेमेंट हम लोग यही ना कर रहे हैं कि 60% उसी में पेमेंट हो गया, और जो 40% क्रेडिट वाला हुआ वो नेक्स्ट मंथ में। तो 1000 आ गया आपका नेक्स्ट। क्लियर है सबको, बोलिए अप्रैल में 1000 आ गया, क्लियर है। 2500 इंटू 40% कर लीजिए, क्लियर है। यस यस सर। सर। अब देखिए फिर क्या है, वेजेस, वेजेस आर पेड वीकली, वीकली हम लोग पेमेंट करते हैं वेजेस का। वीकली पेमेंट करते हैं मतलब क्या, अभी का जो भी वेजेस हुआ उसको हम लोग, ठीक है, मतलब हर वीक में पेमेंट हो रहा है ना। वेजेस आर पेड वीकली, और लिखा है और टाइम लैग इज 1/4 मंथ, ठीक है। तो टाइम लैग क्या होता है, कितना समय बाद, कितना समय लग गया, ठीक है, टाइम लैग, ठीक है, कितना समय लग रहा है, ठीक है। देखिए टाइम लैग का आप थोड़ा सा पीछे आइए, थ्योरी में भी आइए, तो एक बार टाइम लैग का जहाँ पे कैश बजट का फॉर्मेट दिया हुआ है वहां आइए एक बार, वहां से समझ लीजिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए इसका। देखिए टाइम लैग है क्या, टाइम लैग, ठीक है, कि लिखा हुआ है कि जो अमाउंट है मंथ्स का एक्सपेंडिचर का, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ टाइम लैग वुड बी पेबल इन द नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ में हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है अगर वेजेस है मंथ का मार्च का कितना 1000 और टाइम लैग है पेमेंट कितना 1 मंथ, तो 1000 आप कब पेमेंट करेंगे, मार्च का है, ठीक है। तो कब पेमेंट हो रहा है अप्रैल में, ठीक है। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1 मंथ, एंड कब पेमेंट करेंगे अप्रैल में। और अगर लिखा है टाइम लैग है 1/2 मंथ, तब इसका मतलब क्या हुआ आधा आप पेमेंट कब करेंगे अप्रैल में, तो आधा कब पेमेंट कर दिए, मार्च में ही कर दिए पेमेंट, ठीक है। तो टाइम लैग, और फिर देखिए एक और टाइम लैग अगर लिखा है 1/4 मंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 1/4 जो है वो आपका अगले मंथ में पेमेंट होगा। तो टाइम लैग क्या हुआ, आपको जो अगले अगले में भेज रहा है वो क्या हो गया टाइम लैग, ठीक है, कि इतना अगले मंथ में, तो वो हो गया टाइम लैग। और इसी में कितना हो रहा है, जितना बैलेंस बचा वो इसी मंथ में हो जा रहा है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 1/4 है, 1/4 मंथ, ठीक है, कितना पेमेंट के लिए 1000 के लिए, तो 1/4 1000 का कितना होता है 250, 250 अगले मंथ में, मतलब क्या हुआ 750 इसी मंथ में, ठीक है। अब आइए आप इसी क्वेश्चन में जो हम लोग कर रहे थे, देखिए तो इसमें टाइम लैग कितना लिखा है, वेजेस आर
पेड वीकली और टाइम लैग इज 1/4 मंथ, मतलब 1/4 अगले मंथ में। और एक्सपेंसेस लिखा, एक्सपेंसेस तो अलग चीज़ है। पहले वेजेस का देखिए, वेजेस है कितना क्वेश्चन में देखिए तो अप्रैल के लिए है वेजेस 1500, ठीक है 1500 वेजेस लिखा हुआ है। और टाइम लैग कितना है 1/4, तो इसका आप कहाँ पेमेंट करेंगे, अगले में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/4 अगले में चला गया, मतलब क्या हुआ 3/4 इसी मंथ में, तो इंटू 3/4, इसको आप काटिए, 3 जा 12 30, 7 जा 28 और 25, हाँ 15 का 5 1, 22 का 2 2, 9 2 11, तो 1125 हो गया इधर। और पिछले मंथ का भी 1/4 तो मिल गया होगा, है ना। ये तो इस मंथ का हुआ बस, पिछले मंथ मतलब मार्च का कितना वेजेस था देखिए, तो मार्च का वेजेस 1000 का 1/4 बाकी होगा जो इस बार आपको मिला है, कितना 1/4 कितना होगा 250 ना 1/4 का इसका। अब इन दोनों को जोड़िए कितना हो गया 75, और ये हो गया 1375 लिखा हुआ है बुक में, बोलिए, है ना, क्लियर है। देखिए इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। टाइम लैग क्या लिखा हुआ है, लिखा है 1/4 मंथ, मतलब क्या हुआ 1/4 आपको नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करना है वेजेस का, तो इसका मतलब क्या हुआ 3/4 इसी मंथ में पेमेंट होगा, तो इसलिए 3/4 हो गया 1500, जो कि अप्रैल का ही था। क्लियर है यहाँ तक, ये वाला क्लियर है बोलिए पहले, अप्रैल का ही हम लोग देख रहे हैं, क्लियर है बोलिए, Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब बताइए 1/4 इसका, ये तो नेक्स्ट मंथ में होगा, तो हम लोग तो बस एक मंथ का भी समझ रहे हैं अप्रैल का, तो मार्च का भी 1/4 कब होगा अप्रैल में, तो 250 मार्च का बचा हुआ है। क्लियर है सबका, सबको क्लियर है। Yes, sir. यस सर। हाँ तो अपने बुक में भी ये लिख लीजिए, तब ना लगेगा फायदा हुआ कि सीखे हम उसी समय, तो आपको बाद में रिवीजन करते समय कम टाइम लगेगा। तो आप देख रहे होंगे मेनली क्या चल रहा है, कॉमन सेंस चल रहा है, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट करके नहीं है, बस क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं उसको बस कर देना है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस का देखिए, एक्सपेंस का लिखा है एंड एक्सपेंसेस आफ्टर 1 मंथ, 1/4 मंथ एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना हुआ है देखिए, तो एक्सपेंसेस लिखा हुआ है अप्रैल का 800, तो ये जो 800 है वो कब होगा मई में, देखिए मई के कॉलम में लिखा हुआ 800, और जो मार्च का होगा वो मई अप्रैल में हो गया, तो मार्च के कितना है 500। क्लियर हो गया, तो वो देखिए अप्रैल में आ गया 500। क्लियर है सबको, बोलिए, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब देखिए, अब कुछ आइटम है जो पीछे से नहीं, यही एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, जैसे रेंट, रेंट लिखा हुआ है 200 पर मंथ है, और ये इंक्लूडेड नहीं है एक्सपेंसेस में, तो हम क्या करेंगे हर मंथ से 200 लेस कर देंगे, अप्रैल मई जून। क्लियर हो गया सबको, बोलिए, Yes, sir. यस सर। क्या 200। फिर इनकम टैक्स भी वहां नहीं है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है करना है, तो सिर्फ किस में लिखा है मई में, तो इनकम टैक्स का बोलिए, सिर्फ लिखा है मई से लेस करना है, तो करिएगा आप अप्रैल और जून से लेस। नो सर। No, sir. वेरी गुड। तो हम लोग जब देखते हैं अब टोटल मेरा रिसीट इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है 9400 अप्रैल के लिए, और इसका कितना आ रहा है 4875, ठीक है खर्चा का, पेमेंट का, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया 4525। समझ में आ गया, अप्रैल का क्लियर हो गया सबको, बोलिए। यस Yes, सर। sir. और बताइए अप्रैल का क्लोजिंग, तो मई का क्या बन जाएगा, यही ओपनिंग, है ना। क्लियर है सबको, यस सर। एरो निकालिए बुक से, Yes, 4525 से एरो निकालिए और इसको जोड़िए सबसे ऊपर में जाके, मार्च मई के जस्ट नीचे, कि क्या क्या हुआ क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस मंथ बिकम्स द ओपनिंग फॉर दिस मंथ, ठीक है। तो यही हो गया खत्म, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस है आपको, बहुत ही ज्यादा चांस, समझ लीजिए, ठीक है। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप, ठीक है, इस तरह का। अब देखिए बाकी दो मेथड है, एक है क्या एडजस्टेड, रहने देते हैं, पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है चलिए रहने देते हैं, ठीक है।
और आप बस बोले थे तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट, लेकिन वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, आप लोग कल रहिए। करा दूं? ठीक है आप, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक, या हम उसका वीडियो बना देंगे, है ना। यस सर। ठीक है, आपका उससे टाइम यस सर। बचेगा। हाँ ठीक है, लास्ट आप बोले थे बिना बजटरी कंट्रोल बताने, है ना, थोड़ा सा वो बता देते हैं तो। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, जब हम लोग बजट को यूज करते हैं, हम लोग अपना कि बिजनेस में, एक बार आइए बजटरी कंट्रोल में भी आ जाइए, थोड़ा खत्म ही हो जाए। ठीक है, बजटरी कंट्रोल क्या है, देखिए बताया हुआ है। जब बजट को यूज किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल। मतलब बजट जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का किए ना, उसी तरह बजट तो सारा ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो हो गया बजटरी कंट्रोल। तो इसमें भी फिर थ्योरीज है ये सब, और प्रैक्टिकल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ही जैसा है। ठीक है, तो अगर आप पढ़े होंगे ठीक से ना, तो आपको डिफरेंस वैसा नहीं लगा होगा और आप इजीली कर लिए होंगे, अगर पढ़े होंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ठीक से तो। जो वीडियोस है उसको अगर ठीक से देखे होंगे तो। ठीक है, तो उस एक भी देखिएगा तो दोनों क्लियर हो जाएगा आपको। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखिए तो बजट हो जाएगा, बजट और वो थोड़ा ही सा डिफरेंस है, वो आप तुरंत एकदम उसको समझ जाएगा कि ये तो वही है, लगभग वही चल रहा है जो वहां था वहां था। ठीक है, तो हम लोग क्या, और जो लेट से आए थे कौन आए थे, आपको पूछना है कुछ। जो लोग लेट से आए थे कुछ पूछना है तो पूछिए तो, किन्हीं को भी कुछ भी पूछना है कहीं पर भी, या एग्जाम से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, या किसी भी चीज पे बात करना चाहते हैं तो बोलिए। सर एग्जाम हो गया नहीं मंडे से, वो जानना चाहते हैं। हाँ अभी तक तो वो नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम लोग क्या मानेंगे, एग्जाम हो रहा है। समझ गए, यही मान के चलना, जब तक नहीं का नहीं, नोटिस नहीं आ जाए, तब तक हम लोग मान के चलेंगे। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है ना, मान के चलो, लॉस है तो अकाउंट करिए, गेन है तो मत अकाउंट करिए, जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाए ना, हम एकदम श्योरिटी नहीं हो जाए। आप पूरा अपना 100% दीजिए। मंडे को नहीं होगा तो आपका ही फायदा है, आप रिवाइज कर लिए अपना पोर्शन, है ना बीना। यस सर। जो पढ़ लेंगे वही फायदा में रहेंगे, ये याद रखिए। अगर मान लेते हैं एक हफ्ता के लिए एग्जाम शिफ्ट भी हो गया, तो आप पढ़ लिए तो आप दूसरा सब्जेक्ट पे भी कंसंट्रेट कर पाएंगे, है ना। यस सर। तो आपका ही फायदा है। करिए करिए, एकदम सोच के करिए, मंडे को एग्जाम हो जाएगा, कुछ इधर उधर नहीं सोचिए। ठीक है, चलिए। यस सर। हाँ, और किन्हीं को कुछ बोलना है या कुछ पूछना है। नो सर। ठीक है, देखिए सिंपल में अब हम बता देते हैं आपको क्या करना चाहिए। जो लोग अच्छा से नहीं पढ़े हैं, रिवीजन वीडियो सबसे पहला देखिए आप, और प्रीवियस ईयर का सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, दोनों देख लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। फिर क्या करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, मेनली यूनिट 1 का तो छोड़िएगा नहीं, एक दो क्वेश्चन आने का उससे चांस रहता है। हाँ, यूनिट 1 का देखिए, उसके बाद फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट में जो डिफरेंस है वो देखिए। ठीक है, और जो छोटा छोटा इलस्ट्रेशन वाला है, फीफो लीफो, और फिर आपका रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट, ठीक है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है उसका थ्योरी देखिए, मतलब उसका भेजे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देख लीजिए। बजट, टाइप्स ऑफ बजट देखिए। ठीक है, कैश बजट का थ्योरी भी देखिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल थ्योरी। और ओवरहेड एलोकेशन, सॉरी एलोकेशन अपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन देखिए। ठीक है, ये टॉपिक्स नहीं छोड़िए, जितना हो सकता है कॉन्सेप्ट बस समझिए, रटना मत करने बैठिएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट और हो जाएगा। और जो लोग अच्छे से पढ़े हैं तो उनको बताने का जरूरत ही नहीं है हमको, वो पढ़ लिए होता। आप लोग क्या करिएगा, मेनली फॉर्मेट अच्छा से देखिएगा, फॉर्मूला अच्छा से देखिएगा, जो लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं। जाने से पहले लास्ट रिवीजन होना चाहिए आपका फॉर्मेट्स का, फॉर्मूला का, डायग्राम का। डायग्राम बजटरी कंट्रोल में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का अच्छा दिया हुआ है, हाँ, बजटरी कंट्रोल वाले चैप्टर में वो जरूर देखिए। बजट का कोई क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का कोई क्वेश्चन आता है, उसमें आप बना सकते हैं वो। ठीक है, और कॉन्फिडेंस रखिए, और एग्जाम में मम्मी पापा गुरु और भगवान को याद करिए। बॉटल लेके जाइए, पानी का कमी होता है शरीर में, दिमाग काम नहीं करता अच्छा से, पानी पीजिए। बीच बीच में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखिए थोड़ा,
मतलब रिलैक्स हो जाइए, फिर अगले क्वेश्चन में जाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत करिए, अगर जहां डाउट लगता है छोड़ दीजिए, और बड़ा क्वेश्चन भी नहीं करिए शुरू में, जहां डाउट लगे छोड़िए, उसको बाद में करेंगे। और चीटिंग मत करिए, ऑनेस्ट नहीं है आप तो आप 100 में 100 लाके भी फेल ही हो गए, और ऑनेस्ट हैं और 60% भी लाए हैं ना तो बहुत ले आए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप अच्छे तब हैं जब आप ऑनेस्ट हैं, तो ऑनेस्टी को नहीं छोड़िएगा, यही है सबसे बड़ा विरासत, बताए थे ना। ठीक है, और यही है वो चीज जो आपको सब चीज दिला देगा लाइफ में, और खुश खुश रहिएगा मेरे लिए। ठीक है, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, नहीं पढ़े हैं अभी भी हो सकता है, कुछ नहीं पढ़े तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हार नहीं मानिएगा, और कोई डरना नहीं है उस तरह की क्या हो जाएगा, है ना, पढ़िए हो जाएगा। और कहीं कुछ लगता है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, 12 बजे 1 बजे रात को भी कॉल कर सकते हैं, दिन को भी कॉल कर सकते हैं। एग्जाम देने से पहले 1 घंटा तक आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम से पहुंच जाइएगा एग्जाम देने, 1 घंटा पहले कम से कम एग्जाम सेंटर में। ठीक है, अच्छा करिएगा, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए, और किन्हीं को कुछ बोलना है या पूछना है? चलिए, ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, और एग्जाम से पहले सोइएगा ठीक से, माइंड फ्रेश रहना चाहिए, तब अच्छा होता है, जल्दी सो जाइएगा। ठीक है, पूरा नींद अच्छा ले लीजिए, और रिवीजन फास्ट करिए। कहीं भी डाउट होता है तो हमसे पूछिए आप। ठीक है, तो कल क्लास रहने देते हैं, आप अपने से करिए, और डाउट होता है तो आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, कॉल कर सकते हैं आप, या व्हाट्सएप, जो आपके लिए ठीक है। एक बार में सारा डाउट इकट्ठा कर लीजिए अपना, तो उससे आपको फायदा होगा, तब पूछिएगा, तब अच्छा भी लगेगा आपको कि एक बार में हम कवर कर रहे हो। चलिए, ठीक है सबको, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ठीक है।